पिछले महीने गवर्नमेंट ने जो है वो प्राइसेस कम की थी, तो इस महीने फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। मेरे ख्याल इसकी 4 बुनियादी वजह हैं। एक तो यही वजह है कि पिछले महीने मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा जल्दी की कीमतों को कम कर दिया। क्योंकि उसने जो बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया वो ये था कि हमारा जो रुपया है वो थोड़ा-सा मजबूत हुआ, डॉलर की जो वैल्यू है वो थोड़ी-सी कम हुई, तो गवर्नमेंट ने फ़ौरन वो जो सारे का सारा था वो पास ऑन कर दिया और जो प्राइसेस थी वो कम कर दी। लेकिन वो चूँकि वक़्ती था, वो जो थोड़ी-सी रुपए में मजबूती आई थी, तो अगर आप 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक देखें, तो जो रुपया है वो गिरा है दोबारा को 13 से 14 रुपए के करीब दोबारा गिर गया है। तो एक तो ये फैक्टर था उसके अंदर कि गवर्नमेंट ने जल्दी से पास ऑन कर दी 15 जुलाई को प्राइसेस, और जो रुपया है वो 15 जुलाई के बाद 13-14 रुपए मज़ीद गिर गया, डेप्रिसिएशन हुई। थोड़ा-सा फिर जो है वो ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखें क्रूड ऑयल की और जो ब्रेंट की हैं, वो थोड़ी-सी कीमतें जो है वो बढ़ी। तो इन तीनों फैक्टर्स ने मिल के और चूँकि आईएमएफ की कंडीशन थी कि हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी बढ़ाना था। तो जब ये 4 चीज़ें मिली तो हमें बहुत बड़ा इज़ाफ़ा जो है वो करना पड़ा, ₹20 के करीब जो है 19 मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ज़ाहिर है प्राइसेस तो बढ़ाना थी, क्योंकि रुपया भी डेप्रिशिएट हुआ है, ग्लोबल कीमतें भी बढ़ी हैं और आईएमएफ की ये कंडीशन भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट वो जो पास ऑन 15 जुलाई को किया था, वो शायद थोड़ा जल्दी में कर दिया, अगर वो ना करती, तो शायद इतना बड़ा इज़ाफ़ा ना करना पड़ता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कीमतों बढ़ने का भी आम आदमी पे ज़ाहिर है एक बुरा असर होता है, लेकिन अगर वो इज़ाफ़ा बहुत बड़ा हो, तो उसका ज़्यादा बुरा असर होता है। और कीमतें अगर आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज बढ़ें, थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे वक़्फ़ों में बढ़ें, तो शायद उसका बहुत ज़्यादा असर उतना नेगेटिव नहीं होता, जितना ये है कि आप यकदम जो है वो ₹20 बढ़ा देते हैं। ये 4 फैक्टर्स थे जिनकी वज़ह से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा जो एक जंप है वो लेना पड़ा। सवाल ये है कि इसमें आम आदमी कहाँ खड़ा है इसमें? इस पे बहुत कम बात हो रही है। गवर्नमेंट जो है वो शायद अगले इलेक्शन की तैयारी में लग गए हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट में, और जो इग्नोर हो रहा है वो आम आदमी। इस तरह की जब कीमतें बढ़ती हैं और बहुत बड़े जंप से बढ़ती हैं, जैसे ₹20 बढ़ गई हैं, तो जो महँगाई है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 3-4 उसके बुनियादी कह लेंगे। एक तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो चीज़ों को बनाने की लागत है, वो बढ़ जाती है। आपको बिजली पैदा करने की जो लागत है, वो बढ़ जाती है, और बिजली की कीमत ऑलरेडी ₹7 हमने पीछे इज़ाफ़ा किया है। वो और ये दोनों मिला के बहुत ज़्यादा लागत जो है वो बढ़ जाएगी। आपके जो ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं, वो बढ़ जाते हैं, और जो ज़ाहिर है फिर आम दुकानदार तक चले जाते हैं, और दुकानदार भी उतनी ही चीज़ों की कीमतें बढ़ा देता है। और पाकिस्तान में ये देखने में आया है कि जो दुकानदार है वो चीज़ों की कीमतें उससे ज़्यादा बढ़ाता है जितनी के पीछे से कीमतें बढ़ी होती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को मिला लें, तो जो महँगाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अगले 1 से 2 महीने में हमारे यहाँ जो एक लहर आएगी नई, और वो जो पिछले महीने हम देखें कि जो लग रहा था कि कीमतें कम हो रही हैं, इन्फ्लेशन स्लो हो रहा है, शायद उसमें एक रिवर्स प्रोसेस आ जाए। और अगर आप इवन जून के नंबर भी देखें जो आए हैं जून के, तो उसमें भी जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है दोबारा से, स्लो डाउन होने की बजाय। तो मुझे लगता है कि हमें शायद जो अगस्त के नंबर होंगे खासकर, क्योंकि 31 जुलाई को बढ़ी हैं कीमतें, तो जो अगस्त के नंबर होंगे इन्फ्लेशन के, वो ज़्यादा हाई होंगे, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसकी बहुत सारी फिर इम्प्लीकेशंस हैं पॉलिसीज़ के लिए भी। लेकिन आम आदमी के लिए जो महँगाई है वो भी मज़ीद बढ़ेगी। देखिए, इसमें 2 बुनियादी तौर पे एंगल हैं कि स्टेट बैंक का जो बुनियादी काम है, वो महँगाई को कंट्रोल, जिसमें माज़रत के साथ कि स्टेट बैंक जो है वो अभी तक उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा। अभी भी अगर वो ये कह रहा है कि अगले साल महँगाई जो है इस साल जो फाइनेंशियल ईयर में 20 से 22% के दरमियान रहेगी, तो ये बहुत ज़्यादा महँगाई है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ जो गरीब लोगों की जो इनकम है वो कम हो रही है, जो वेज ग्रोथ है वो बहुत लो है, तो एक तो ये बहुत हाई महँगाई, और दूसरा ये लग रहा है कि इससे ज़्यादा महँगाई हो। अगर आप अगले 2 साल के लिए एक तो ये प्रोग्राम जो आपका है 9 माह के लिए, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एनर्जी पे सब्सिडीज़ को ख़त्म करते चले जाते हैं, और जो मॉनेटरी पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस है वो कम रहती है, जैसे कि देखने में आ रहा है। और ग्लोबल मार्केट में अगर पेट्रोलियम प्राइसेज़ बढ़ती हैं, ऑयल प्राइसेज़ बढ़ती हैं, तो इन्फ्लेशंस के जो नंबर हैं वो हाई रहेंगे। और हमने देखा है पिछले 2-3 माह में, 4 माह में, कि स्टेट बैंक है वो रिएक्टिव रहा है ज़्यादा, प्रोएक्टिव नहीं रहा है उसके अंदर। आप देखें कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग्स हमें बुलाना पड़ती हैं, क्योंकि हम जो वक़्त पे फैसला नहीं लेते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को बड़ा प्रिएक्टिव होके, प्रोएक्टिव होके देखना पड़ेगा।
तो वो इस महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो उसके लिए शायद हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो मुझे लगता है कि मजीद जो है वो बढ़ाना पड़ सकता है आने वाले 2 से 4 माह में, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ेगी अगर हम ये एनर्जी एडजस्टमेंट्स, एनर्जी प्राइसेस की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो रखते हैं और ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ते हैं। इसका जो इस वक्त मुझे जो हल लगता है आम आदमी के हवाले से शॉर्ट टर्म में, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट है, कि अगले साल में इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो जाएगी, तो हम ये भूल रहे होते हैं कि आम आदमी को तो रोटी आज शाम को चाहिए, उसको तो आज दोपहर को खाना खाना है, उसके बच्चों को तो कल स्कूल जाना है। तो 1 साल के बाद भी अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 से 22% इन्फ्लेशन है, तो शायद हम आम आदमी के लिए कोई बहुत ज़्यादा इक़दामात ले नहीं पा रहे और हमें इसको 1 साल पे नहीं छोड़ा जा सकता। स्टेट बैंक को अपना काम करना है, महँगाई को कम करने के लिए जो भी पॉलिसी रिक्वायरमेंट है वो लाना पड़ेगी हमें, लेकिन उस साथ-साथ जो गवर्नमेंट है, उसको शॉर्ट टर्म मेजर्स पे सोचना चाहिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास 3-4 शॉर्ट टर्म्स हैं कि नंबर 1 फूड इन्फ्लेशन के जो हो रहा है उसको मैनेज करे, उसमें जो होर्डिंग हो रही है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जो मसनूई मुनाफ़ाखोरी हो रही है, उसको कम करे, उसकी सप्लाई चेन जो है, जो मसनूई तौर पे किल्लत पैदा की जाती है, उसको ख़त्म करे और उसको नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो सोशल प्रोटेक्शन है, जो हमारे यहाँ कैश है, ट्रांसफर्स हैं, जो हम दे रहे हैं उनको अलाउंसेस, वो नंबर 1 तो थोड़ा-सा बढ़ाया जाए और उसमें जो नॉन पुअर हैं, जो बिस्प के बेनिफिशियरीज़ नहीं हैं, उनको शामिल किया जाए। जो टारगेटेड सब्सिडीज़ वो प्रोवाइड की जाएँ और सिर्फ़ उन लोगों को नहीं जो सतह गुर्बत से नीचे, क्योंकि इस महँगाई ने बहुत सारे वो लोग जो व्हाइट कॉलर्स हैं, जो सतह गुर्बत के ऊपर थे, उनको भी नीचे ला दिया है। उनको भी हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स में कहीं आजकल कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उन पे जो बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, वो आम आदमी तक जो उनकी एक्सेस जो है वो पहुँचाई जाए और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया जाए ताकि जो इनकम अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो लाइवलीहुड की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको बढ़ाया जाए। ये 4-5 चीज़ें अगर करेंगे तो आप किसी हद तक आम आदमी को रिलीफ दे पाएँगे, क्योंकि इन्फ्लेशन अगले 1 साल भी हाई रहेगा और मुझे उससे आगे भी लगता है कि अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते, एक और प्रोग्राम में, तो शायद अगले 2 से 3 साल के लिए जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है, वो हाई रहेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।